So, dear students, let's start the next topic. The distinguish between progressive wave and stationary wave. Progressive wave, which progress continuously, मतलब the disturbance keep on taking place from one place to the place continuously. जबकि इसके अंदर in case of stationary wave, the disturbance takes place only between the two nodes, that is we call two successive node. So एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जाएगा, उसके बाद डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल नहीं करेगा, मतलब आगे एनर्जी ट्रेवल नहीं करेगा. एनर्जी रिमेन कन्फाइंड बिटवीन द टू नोड्स ओनली. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल पार्टिकल्स रिमेन सेम इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव. एक पार्टिकल जो है वो अगर मान लो सपोज 2 सेंटीमीटर ऊपर ट्रेवल करेगा तो नेक्स्ट वाला पार्टिकल भी 2 सेंटीमीटर ऊपर ट्रेवल करेगा, नेक्स्ट वाला भी 2 सेंटीमीटर ही ऊपर जाएगा. मतलब ऑल द पार्टिकल्स ट्रेवल विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. लेकिन इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव, जो एंटीनोड है, दैट एंटीनोड विल बी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वाइल उसको छोड़ के जितने भी पार्टिकल्स है सबका एम्पलीट्यूड उससे कम होता रहेगा. And the nodes do not vibrate at all. So in progressive wave सबका amplitude same रहता है, जबकि in case of stationary wave amplitude are not same. Number 3, in case of progressive wave, all the particles do not cross the mean position. For example, एक पार्टिकल एक्सट्रीम पर है तो दूसरा पार्टिकल मीन पे हो सकता है, जब ये एक्सट्रीम जाएगा तो ये मीन पे हो सकता है, बिकॉज सबका फेज अलग अलग है. सो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सबके सब पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहेंगे या कोई और रहेंगे. जबकि स्टेशनरी वेव के अंदर अगर मान लो जैसे कोई ये वेव बीच में आया तो सबके सब पार्टिकल मीन पोजीशन पे रहेंगे और सबके सब पार्टिकल एक साथ में एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेंगे बिटवीन द टू नोड्स. Are you getting me? जबकि इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, जैसे ये डिस्टर्ब होता है, पहले ये चला गया तो दूसरा वाला पार्टिकल यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पे हो सकता है, मतलब एक एक्सट्रीम पे हो सकता है, दूसरा मीन पे हो सकता है और तीसरे एक्सट्रीम पे हो सकता है, मतलब ऑपोजिट एक्सट्रीम पे. ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सबके सब पार्टिकल मीन पोजिशन पे होंगे. नंबर 4, ऑल पार्टिकल्स मूव. जबकि स्टेशनरी वेव के अंदर नोड्स डू नॉट मूव एट ऑल. जबकि अपने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के अंदर ऑल पार्टिकल्स मूव. आई होप यू गॉट इट. देन इन केस ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के अंदर एनर्जी कीप ऑन ट्रांसफर्ड. मैंने आपसे कहा था ना कि एनर्जी ट्रेवल होता है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल होता है, वेव ट्रेवल होता है अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस. जबकि इसके अंदर यू नो दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड only between the two successive nodes. I hope you got it. Then number 6, all particles are not in same phase. क्या मतलब कि एक पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ उसके बाद में दूसरा होगा फिर दूसरा होगा. So all particles are phase keep on changing, are not in same phase. I repeat, not in phase. जो पार्टिकल है सबके सब फेज में नहीं है, अलग हो सकता है, ऑपोजिट फेज हो सकता है. जबकि इसके अंदर बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड ऑल पार्टिकल्स आर इन सेम फेज. आई होप यू गॉट इट. क्योंकि दो जो नोड्स है उसके बीच में जितने भी पार्टिकल्स है या तो वो ऊपर जाएंगे या फिर दोनों सब नीचे जाएंगे, मतलब सबके सब सेम फेज में रहेंगे अगर, और सबके सब साथ में मीन पोजिशन को भी क्रॉस करते हैं. आई होप यू गॉट इट. गो इट आउट नाउ सी प्लीज. Now, free vibrations, force vibrations and resonance. लेकिन उसके पहले I want to ask few riddles this way to make these teaching interesting. Let me ask you a very good question. क्वेश्चन ये है, ध्यान रखिए. अर्जुन की वाइफ का नाम द्रौपदी है, अर्जुन के बेटे का नाम अभिमन्यु है. आपने महाभारत तो देखा होगा, और नहीं है तो प्लीज आप देखिए, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा. एंड इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि यू शुड नो योर हिस्ट्री, कि आपका इतिहास क्या है, आपकी संस्कृति क्या है.   है,                                                                                                                                 य 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
जो अगर आप ग्रहण करेंगे तो 100% आपका जीवन सफल होगा, सुखमय होगा। और मैं हृदय से चाहता हूँ कि आप सभी लोग मंगलमय रहें, एकदम स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो आप मेरा वापस क्वेश्चन सुनिए। अर्जुन की वाइफ का नाम द्रौपदी, अर्जुन के बेटे का नाम अभिमन्यु। तो बताइए अभिमन्यु की माताजी का नाम क्या था? ये आपको सोचना है और कभी फुर्सत मिले तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। तो ये था आपका एक छोटा सा 10 सेकंड का ब्रेक। वापस चलते हैं। फ्री वाइब्रेशंस, फोर्स वाइब्रेशंस एंड रेजोनेंस। व्हाट डू मीन बाय फ्री वाइब्रेशंस? आप एक ट्यूनिंग फोर्क लो, आप ट्यूनिंग फोर्क लो और ट्यूनिंग फोर्क को आप रबर पैड पे वाइब्रेट करो। द प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क will vibrate. The prongs of tuning fork will vibrate and these vibrations are called as free vibrations. मतलब क्या हुआ? एक particle हो, if a particle is disturbed or is displaced from mean position, ये उसका mean position है, आप उस mean position से इसको आप displace करो। कैसे? उसको ऐसे फटके मारो, उसको बोलेंगे impulsive force. So when a particle is displaced from its mean position by impulsive force and released, then the vibrations performed by the body are called as free vibrations. तो जो simple pendulum रहता है वो free vibrations perform करता है। Prongs of tuning fork they also will perform free vibrations. आप एक वायर लीजिए और वायर को प्लग करो तो वायर also will vibrate and this is called as free vibrations. I hope you got it. Free vibrations are always equal to its natural frequency of vibration. I repeat, free vibrations are always equal to its natural frequency of vibration. Is that clear? आपको एग्जाम्पल भी दिया और डेफिनेशन भी। What do you mean by force vibration? मतलब जबरदस्ती का वाइब्रेशन। अभी आपको घर वाले बहुत बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, ये जबरदस्ती है। हमारा मन बोलता है, अंदर का अंतर भावना बोलती है कि पढ़ाई नहीं करने का, बहुत इधर भी मूड नहीं है, मतलब बाद में करूंगा। लेकिन परे जो पेरेंट्स है वो पीछे पड़े तलवार लेके कि देखो पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। क्योंकि इसका रीजन भी है बिकॉज दे नो वेरी वेल कि ये जो आपका आज का जो समय है वो कितना इम्पोर्टेंट है। आप अभी यंग है, डायनामिक है, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक है, तो अभी आप जो चाहे वो कर सकते हैं और ये पॉसिबल भी है व्हाट यू कैन डू। एंड देयरफॉर दीज पीपल नो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, वो क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, दे नो वेरी वेल कि आने वाला जो टाइम है काफ़ी और स्ट्रगलिंग रहेगा और अगर आप अच्छे पढ़ लिए तो बाद में जाके आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपने बहुत मस्ती की, घूमते रहे, घुमाते रहे, तो याद रखो कि आगे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई मीन टू से कि जो पेरेंट्स बोले वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली वी शुड ओबे। अगर आपने पेरेंट्स की बात मानी तो 100% आप हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करेंगे और नहीं तो अगर अपने मन मर्जी की या अपने मन के हिसाब से चले तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आप हार्ड वर्किंग है तो डेफिनेटली इट विल बी नाइस फॉर यू, लेकिन आदमी को इतना लेजी नहीं बनना चाहिए, ये आई बिलीव पर्सनली। सो चलिए वापस चलते हैं। फोर्स वाइब्रेशन मतलब जबरदस्ती का वाइब्रेशन। आपको कॉलेज भी जाना है, आपको क्लास भी जाना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, तीनों एक साथ में आ गया। मतलब आपको ऐसा लगता है कि बस पूरी दुनिया में मैं ही सबसे ज़्यादा काम करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी दुनिया भी आपके साथ में काम कर रही है। लेकिन जब आपको लगता है कि ये जो जबरदस्ती मुझसे करवा रहे हैं उसको आप बोलेंगे फोर्स वाइब्रेशन। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा सोनोमीटर, आगे हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी याद रखिए ये सोनोमीटर है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोनोमीटर कैसा है? इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड of length 1 to 1.5 meter. Then 2 to 3 holes are made so that air inside it can communicate with atmospheric air. Therefore, it is also named as sound box. Also named as sound box. Then a string is attached. A metal string is attached at one end of the sonometer and is passed over the two movable knife edges. अगर आप जाएंगे कभी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, अभी तो कैसे लॉकडाउन है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब आप खुलेगा तब ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो जब आप जाएंगे तो देखो अगर आप 10-12 लोग जाएंगे तो पहले से आपके लिए टेबल रिजर्व रहती है, तो वो ट्रायंगुलर शेप रहता है ना जो आपको उस पर लिखा रहता है रिजर्व, उसका वैसे ही ये नाइफ एज रहता है। सो
metal wire is tied at one end of sonometer and is passed over two movable knife edges, while another end of the string is connected to a hanger, जहाँ पे आपको मास ऐड करेंगे, and this wire is also passed over a pulley. आपने पुल्ली देखा रहेगा, जैसे कुएं में पानी निकालते ना तो बाल्टी जो हम लोग भर के लिए रस्सी डालते हैं, तो रस्सी जिस पर्टिकुलर व्हील के ऊपर घूमता है उस व्हील को बोलते हैं पुल्ली। तो यहाँ पे भी एक पुल्ली है। आई होप यू गॉट इट। वापस देखिए, अ सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ होलो वुडन rectangular wooden board having 2 to 3 holes. A metal string is connected at one end of the sonometer. It is passed over the two movable knife edges and a pulley fixed at another end. Another end of the string is connected to a hanger where masses are added to produce suitable tension in the string. स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए ही आपको सुटेबल मास उस पे ऐड करना है। The distance between the two knife edges is called as length vibrating string. Called as vibrating string. The distance between the two knife edges is called as vibrating string. आप एक tuning fork लो, if you vibrate tuning fork and keep on the surface of sonometer, then the string between the two knife edges will vibrate, and hence this length is called as vibrating length. Called as vibrating length. अच्छा, अभी आपको मैंने ये फोर्स वाइब्रेशन में इसका एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि ये जो वायर है वो खुद से वाइब्रेट नहीं होता। आप एक ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट किया और उसके ऊपर ये जो वायर है ये जब भी वाइब्रेट करेगा देन इट विल वाइब्रेट डिपेंडिंग अपॉन इट्स लेंथ। अब आपने क्या किया, आपके पास ट्यूनिंग फोर्क है, सपोज यू कैन से 256, ये सबसे कम ट्यूनिंग फोर्क है। जैसे आपने सुना रहेगा सा रे गा मा प द नी सा, तो जो सा की फ्रीक्वेंसी है वो 256 की है, और जो सबसे लास्ट फ्रीक्वेंसी है 512 वो लास्ट वाला सा का है, तो वो उसका डबल है, उसको बोलते हैं ऑक्टेव। क्या बोलेंगे? ऑक्टेव। ये बात आपको याद रखना कि केमिस्ट्री में ऑक्टेव का मतलब 8 होता है, यहाँ पे ऑक्टेव मतलब डबल इसमें म्यूजिक में ऑक्टेव मतलब ट्वाइस। तो ये फ्रीक्वेंसी 256 है। आपने ट्यूनिंग फोर्क लिया 256 हर्ट्ज का, उसको आपने वाइब्रेट किया और आपने सोनोमीटर पे रखा। जैसे आप सोनोमीटर पे रखेंगे देन द स्ट्रिंग विल वाइब्रेट, मतलब यू आर मेकिंग द स्ट्रिंग टू वाइब्रेट। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड एज फोर्स वाइब्रेशंस, मतलब आप उसको जबरदस्ती वाइब्रेट करवा रहे हैं, एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज फोर्स वाइब्रेशन। सो व्हेन अ बॉडी, यहाँ पे बॉडी कौन है? सोनोमीटर। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इसको हम लोग पीरियोडिक फोर्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 256 है, वो फिक्स है। इस ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी 256 है, वो फिक्स है। जब फ्रीक्वेंसी फिक्स है तो उसका टाइम पीरियड भी फिक्स रहेगा। सो व्हेन दिस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इज प्लेस्ड ऑन सोनोमीटर then the string will vibrate. These vibrations performed are called as forced vibrations. I hope you got it. Pakka? So in sonometer experiment, the wire is made to vibrate with the help of the tuning fork. These vibrations performed by the sonometer are called as forced vibrations. क्या बोलेंगे? Forced vibrations. I hope you got it. Next part. अभी आगे इसके बाद में would you observe that जैसे आपने इसको वाइब्रेट किया देन दिस कॉल्ड एज फोर्स वाइब्रेशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो नाइफ एज है ना उसका लेंथ हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे। अच्छा, पहले लेंथ कम था तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। जैसे आप इन दो नाइफ एजेस के बीच का लेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये हम लोग बाद में प्रूव करेंगे। लेकिन अभी आप याद रखना, अगर लेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। तो आपने क्या किया, इसका हल्का सा लेंथ आपने बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी कम किया। तो पहले मान लो फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर 400 था, अभी आपने लेंथ बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी कम हो गया, तो सपोज अभी वो 300 हो गया। अज्यूम करो आपने और वाइब्रेट करो और ट्यूनिंग फोर्क सोनोमीटर पे रखो। अब एक इंपॉर्टेंट थिंग, एक्चुअली आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये जो वायर है वो वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम क्या करेंगे, एक वी शेप्ड पेपर राइट रखेंगे आपको मेरे पास नहीं, मतलब कि सपोज ऐसा एक पतला सा पेपर का स्ट्रिप है, इसे पतला एकदम, उसको आप बीच से ऐसा फोल्ड कर दो एंड मेक इट वी शेप। ये वी शेप हो गया आपका, और ये वी शेप वायर को आपको इस पे रखना है। किस पे? वायर पे। सो यू कीप दिस पर्टिकुलर वी शेप वायर ऑन द पर्टिकुलर
वायर, आप इस वायर पे आप इस पर रख दीजिए, तो ऐसा रखेंगे तो ये वी शेप हो गया आपका। तो ये वी शेप पेपर राइडर इज केप्ट ऑन द स्ट्रिंग एग्जैक्टली एट द मिडिल। मिडिल पे क्यों रखेंगे? क्योंकि एक ही लूप फॉर्म होगा, तो आपको मिडिल पे एंटीनोड मिलेगा जहां पे वाइब्रेशन इज मैक्सिमम। आई होप यू गॉट इट। नाउ वापस एक बार, अब आपने वी शेप्ड पेपर राइडर आप इस पर्टिकुलर वायर के एग्जैक्टली मिडिल में रखेंगे। आई होप यू गॉट इट। जैसे आपने ट्यूनिंग फोर वाइब्रेट किया तो ये वायर हल्का सा और ज्यादा वाइब्रेट होगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी हल्का से इसके बाजू में आया। जब पहले ये 400 था, ये 256 था, तो डिफरेंस ज्यादा था, इसीलिए बहुत कम वाइब्रेट हो रहा था। अभी आपने इसका लेंथ बढ़ा दिया, फ्रीक्वेंसी कम हुआ, तो इसका फ्रीक्वेंसी 300 हो गया, मतलब इसके बाजू हो गया, लेकिन अभी भी वो जोर से वाइब्रेट नहीं हो रहा है। हम हल्का से लेंथ और बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी कम हुआ, तो 300 से अगर मान लो इतना कम हो गया कि 256 आ गया, मान लो सपोज अज्यूम करो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका फ्रीक्वेंसी 256, इसका फ्रीक्वेंसी 256। अब आप ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करो एंड कीप ऑन द सरफेस ऑफ सोनोमीटर, तो क्या होगा? व्हेन यू कीप ऑन द सरफेस ऑफ सोनोमीटर देन क्या होगा? इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, तो जैसे दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हुआ, द वायर विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम स्पीड, द वायर विल वाइब्रेट विद मैक्सिमम स्पीड, and therefore these vibrations when the two frequencies matches we call resonance. So क्या बोलेंगे? Resonance. So what is resonance? When free vibrations is equal to force vibration. इसका free vibration wire always vibrate with some frequency, वो free vibration है, ये force vibration है। जब दोनों आपस में मैच करेंगे then the wire will vibrate with maximum amplitude. Wire will vibrate with maximum amplitude. This phenomenon is called as resonance. Called as resonance. I hope you got it. पक्का? तो ये बात याद रखना, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि रेजोनेंस का मेन एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ये आपको समझा? आई विल एक्सप्लेन सोनोमीटर ऑल्सो अगेन, लेकिन आपको ये डायग्राम याद रखना है। आई होप यू गॉट इट। अभी मेल्डिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ये आपको एक्टिविटी में है, मेन थ्योरी पार्ट में नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। Meldis experiment consists of a tuning fork fixed on a wooden stand. Now a string is attached to one of the prongs of tuning fork. And it is passed over a pulley. Another end of the string is connected to a pan to produce suitable tension in the string. इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको मास रखना पड़ेगा। Is that clear? Now this tuning fork can be vibrated. आप उसको कैसे वाइब्रेट करेंगे? एक वुडन हैमर लीजिए और उसको जोर से इसको प्रोंग्स को मारो। तो देखो हैमर से अगर आप प्रोंग्स को मारेंगे then the prongs will vibrate. जब प्रोंग्स वाइब्रेट करेगा तो स्ट्रिंग भी वाइब्रेट करेगा। स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा तो आपको लूप्स मिलेंगे। अभी ये जो लूप्स मिलेंगे वो उसका साइज क्या होगा? ये डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि उसका लेंथ कितना है। तो अगर आपको वेल डिफाइंड, मतलब अगर बड़े बड़े लूप्स अगर नहीं मिलते हैं तो आप क्या करो? सिंपली यू चेंज द लेंथ, आप लेंथ को हल्का सा बढ़ा दो। जब आप लेंथ को और ज्यादा बढ़ाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के आसपास होगा, तो आपको वेल डिफाइंड लूप्स मिलेंगे। मतलब क्या होगा? व्हेन यू वाइब्रेट ट्यूनिंग फोर्क and you will observe that big loops are formed. इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस हुआ है। Is that clear? Now suppose this Meldis experiment. Now अभी कैसा हुआ कि आपने 1 मीटर वायर लिया। अगर मान लो 1 मीटर वायर था और पूरे 1 मीटर में केवल एक ही लूप फॉर्म हुआ है, इसका मतलब लेंथ ऑफ लूप इज 1 मीटर। आई रिपीट, 1 मीटर वायर है, याद रखिए 1 मीटर वायर है और उसमें पूरे में एक ही लूप है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक पूरे में एक ही लूप है, इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ लूप इज 1 मीटर। इज दैट क्लियर? ओके, 1 मीटर वायर है, उसमें 2 लूप है, तो लेंथ ऑफ 1 लूप इज 1/2 मीटर। 1/2 ना, एक हुआ तो एक था, अभी 2 हुआ तो आधा हुआ, मतलब आधा मतलब 1/2 मीटर। ओके, 1 मीटर वायर है, उसमें 3 लूप्स है, तो लेंथ ऑफ 1 लूप इज 1/3 मीटर। इज दैट क्लियर? 1 मीटर वायर है, उसमें 4 लूप्स है, लेंथ ऑफ 1 लूप इज 1/4 मीटर। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट 1/4 मीटर। अब अगर मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास L मीटर वायर है
और p नंबर ऑफ लूप्स है, द लेंथ ऑफ वन लूप विल बी L by P। याद करो 1 मीटर वायर है, उसमें 4 लूप्स है, नंबर ऑफ लूप्स आर 4, तो लेंथ ऑफ वन लूप इज L by P। 1/4 ना, 1 मीटर के अंदर 4 लूप्स है तो 1/4, तो L मीटर वायर है और P लूप्स है, तो लेंथ ऑफ वन लूप विल बी L by P। आपको ये याद रखना है। इज दैट क्लियर? सो लेंथ ऑफ वन लूप इज L by P, ये देखो L by P है, लेकिन लेंथ ऑफ वन लूप इज ऑल्सो गिवन एज लैम्डा बाई 2, ऑल्सो गिवन एज लैम्डा बाई 2। याद करो लेंथ ऑफ वन लूप इज लैम्डा बाई 2। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लैम्डा बाई 2 हो गया और ये आपका L by P। इज दैट क्लियर? अच्छा कैसे? ये नोड है, ये नोड है, you know that the distance between two successive nodes is lambda by 2, तो लेंथ ऑफ वन लूप इज लैम्डा बाई 2 ऑलवेज, तो लैम्डा बाई 2 और L by P को आप इक्वेट कर दो, L by P इक्वल टू लैम्डा बाई 2, सो लैम्डा विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा विल बी 2L by P। इज दैट क्लियर? ये आपका लैम्डा का वैल्यू मालूम निकाला और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए, V इक्वल टू F लैम्डा, तो V इक्वल टू रूट ऑफ T बाई म्यू, ये भी आपको मालूम है। I repeat, V equal to F lambda, आपको मालूम होना चाहिए, and V equal to root of T by mu, where T is called as tension in the string, T is called as tension in the string, mu is called as linear density। क्या बोलेंगे? linear density। बोले तो mass per unit length of wire, वायर का मास कितना है, वायर का लेंथ कितना है, मास को लेंथ से डिवाइड करो, तो मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस डेंसिटी, एंड मास अपॉन वॉल्यूम जो हम लोग हमेशा बोलते हैं इसको बोलेंगे वॉल्यूम डेंसिटी। वो डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वो नॉर्मल डेंसिटी जिसको हम लोग हमेशा के लिए यूज करते हैं। अब ये नया वर्ड है मास अपॉन लेंथ, तो उसको बोलेंगे लीनियर डेंसिटी। इज दैट क्लियर? मास अपॉन वॉल्यूम सरफेस डेंसिटी, तो यहाँ पे व्हाट्स म्यू, म्यू इज कॉल्ड एज लीनियर डेंसिटी, बोले तो मास पर यूनिट लेंथ। एग्री? कोई डाउट इसके अंदर? नाउ सरफेस, ये फॉर्मूला आपको 11th में या पहले भी आपने किया रहेगा, आपको थोड़ा सा एक बार रिकलेक्ट करना है, लेकिन ये फॉर्मूला है, अगर आप चाहेंगे तो सिंपली यू रिमाइंड मी, आई विल प्रूव इट, आई कैन गिव यू लेटर ऑन। सो V इक्वल रूट ऑफ T बाई म्यू, T बोले तो टेंशन द स्ट्रिंग, म्यू इज कॉल्ड एज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, सो कैन वी सी F lambda is equal to root of T by mu, F lambda equal to root of T by mu, so F will be equal to 1 by lambda root of T by mu, F equal to 1 by lambda root of T by mu। I hope you got it। अब आप ये lambda का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो। What's lambda? 2L by P, 2L by P। So what you observe that आपने इसको सब्स्टिट्यूट करो, so F is equal to 1 by 2L by P root of T by mu, and therefore P will go up, P will go up। तो जब P ऊपर जाएगा then definitely what you observe that it is P by 2L root of T by mu, P by 2L root of T by mu। Is that clear? P by 2L root of T by mu। तो ये आपका था फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू P by 2L root of T by mu से इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये मेलिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड इन 2 ways। एक को बोलते हैं पैरेलल पोजीशन, दूसरे को बोलते हैं परपेंडिकुलर पोजीशन। व्हाट इज पैरेलल पोजीशन? व्हेन द प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क vibrate in a direction parallel to the length of wire, it is called as parallel position। When the prongs of tuning fork vibrate in a direction parallel to the length of string, it is called as parallel position। And when the prongs of tuning fork vibrate direction perpendicular to the length of string, it is called as perpendicular position, called as perpendicular position। I hope you got it। Now, अब यहाँ से आगे देखिए, what is squaring? I mean, what is this frequency? इसको आप स्क्वायर कर दो। So squaring this one, क्या मिलेगा आपको? F square equal to P square upon 4L square into T by mu। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T into P square, TP square, फिर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस को, 4 into mu into L square into F square, and this is constant, this is constant। So TP square is equal to constant, check करो, TP square equal to constant, therefore T1 P1 square equal to T2 P2 square, T1 P1 square equal to T2 P2 square। I hope you got it। कोई डाउट इसके अंदर? Now see please, next। अभी let me ask you one question।
अभी ये थोड़ा एग्जांपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं। सपोज मैंने बोला कि मैरी एक लड़की है, ऐसी थोड़ा सा ब्रेक है, 2 मिनट 10 मिनट 10 सेकंड हम लोग ब्रेक लेंगे। मैरी है, उसके पापा की 5 बेटियां हैं। आई रिपीट, मैरी के पापा की 5 बेटियां हैं और उन्होंने सबका एकदम सोच विचार कर नाम रखा। उन्होंने बोला कि एकदम नाम एकदम अच्छे से होना चाहिए। उन्होंने पहली बच्ची का नाम रखा मीना, दूसरी का रखा टीना, तीसरी का रखा सीना, चौथी का रखा लीना। तो आप मुझे बताइए वो 5वीं बेटी का क्या नाम रखेंगे? जरा सोच के बताइए, और जैसे आपको मिल जाए आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, एंड सो दैट आपका माइंड भी चलेगा और आपको 10 सेकंड का ब्रेक भी मिलेगा। वापस चलते हैं फिजिक्स में। डिस्टिंग्विश हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। हार्मोनिक्स मतलब क्या होता है कि जैसे आपने वायर एक लिया और उसको आपने प्लग किया, तो अगर आपको सबसे कम लेंथ रहेगा या सबसे कम फ्रीक्वेंसी रहेगा, उसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर आपने वायर का लेंथ बढ़ा दिया, देन फ्रीक्वेंसी कैन बी ट्वाइस, इट कैन बी थ्राइस, इट कैन बी 4 टाइम्स, इट कैन बी 5 टाइम्स। इज दैट क्लियर? तो ये जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स होगा ना, सपोज आपको याद है मैंने कहा था कि सारे गामा में सबसे कम फ्रीक्वेंसी होता है 256 हर्ट्ज, तो ये होता है आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका नाम क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? तो जो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उसको हम नाम देंगे फर्स्ट हार्मोनिक। क्या नाम देंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। आई रिपीट, क्या नाम देंगे? फर्स्ट हार्मोनिक। इज दैट क्लियर? ना उसके बाद में इसका मतलब क्या हुआ, और उसके बाद में जितने भी फ्रीक्वेंसी थे ना वो उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स है। सो वी कैन से हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो सबसे बेसिक है उसको हम नाम देंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और जो उसको हायर रहेगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, वो उनको हम नाम देंगे हार्मोनिक्स। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम एज द फर्स्ट हार्मोनिक, उसके बाद वाला सेकंड हार्मोनिक, बाद वाला थर्ड हार्मोनिक, 4 टाइम्स फोर्थ हार्मोनिक, 5 टाइम्स फिफ्थ हार्मोनिक। इसका मतलब हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? ओके, फर्स्ट हार्मोनिक इज सेम एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकंड हार्मोनिक नथिंग बट व्हाट, सेकंड हार्मोनिक उसका 2 टाइम्स है, थर्ड हार्मोनिक उसका 3 टाइम्स है, फोर्थ हार्मोनिक उसका 4 टाइम्स है। इज दैट क्लियर? नाउ अभी फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपको जो हार्मोनिक्स है, जैसे ओपन पाइप और क्लोज पाइप हम आगे पढ़ने वाले हैं, अगर आपके पास में 1 2 3 4 मिलता है, इसका मतलब सब हार्मोनिक प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा हमेशा कंपल्सरी नहीं है, आपको एक बार मिलेगा फिर लास्ट में 3 टाइम्स मिल सकता है, सीधा 5 टाइम्स 7 टाइम्स ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है, ओनली क्या बोलेंगे उसको, ऑड हार्मोनिक्स है। तो याद रखना कि हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक बात और कि हार्मोनिक्स आपको प्लेजेंट साउंड देगा, क्योंकि वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स रहता है, इसलिए वो आपको प्लेजेंट साउंड देगा। अब चलते हैं फॉर एग्जांपल ड्रम्स के अंदर। ड्रम्स के अंदर जो सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे फंडामेंटल। नेक्स्ट जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलता है वो फंडामेंटल का 1.33 मिलता है। आई रिपीट, उसे ट्वाइस नहीं मिलता है। जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है ड्रम के अंदर वो मिलता है 1.33। अब क्या बोलेंगे, वो इंटीग्रल मल्टीपल हुआ क्या? नहीं हुआ। वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं है, तो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हुआ। तो जब इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हुआ, इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ओवरटोन्स आर नॉट इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? नाउ अब उसके बाद में 1.33 के बाद में आपको वो उसका 3 टाइम्स मिलेगा। जब 3 टाइम्स मिल गया मतलब इंटीग्रल मल्टीपल है। आपको समझा भी? आई रिपीट, ड्रम्स के अंदर सबसे जो छोटा होता है वो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके नेक्स्ट बार आपको मिलेगा 1.33, उसके बाद मिलेगा आपको 3 टाइम्स। तो 1.33 वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, लेकिन उससे जो बाद वाला 3 टाइम्स है वो इंटीग्रल मल्टीपल है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ओवरटोन्स इंटीग्रल मल्टीपल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? ओके, सो ओवरटोन्स। अच्छा, तो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप ओवरटोन नाम नहीं देंगे, उसके बाद में जो भी प्रेजेंट है उसको आप ओवरटोन नाम देंगे। फॉर एग्जांपल 1.33 टाइम्स था, उसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट ओवरटोन। जो 3 टाइम्स था उसको नाम दे दिया सेकंड ओवरटोन। मतलब ओवरटोन्स हम किसको नाम देंगे? जो एक्चुअली प्रेजेंट है, जो एक्चुअली प्रेजेंट है उसको हम ओवरटोन्स नाम देते हैं। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट है ओवरटोन्स है, इसका मतलब सब ओवरटोन्स प्रेजेंट है। आपको समझा?
जो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है उसको हमने नाम दिया ओवरटोन्स। जैसे मतलब ओवरटोन्स कौन है? ओवरटोन्स वो फ्रीक्वेंसी है जो वो हायर फ्रीक्वेंसी है जो एक्चुअली प्रेजेंट है, लेकिन किसको छोड़ के? फंडामेंटल को छोड़ के। फंडामेंटल को है वो ओवरटोन्स में काउंट नहीं करने। इस देखिए क्लियर? तो इसमें दो बातें हो गया कि ओवरटोन्स में भी इंटीग्रल मल्टीपल, में नॉट भी। इज दैट क्लियर? दूसरी बात ये कि ऑल ओवरटोन्स प्रेजेंट, क्योंकि जो प्रेजेंट है उसको ही ओवरटोन नाम दे रहे हैं, सब ऑल ओवरटोन्स प्रेजेंट। अच्छा, एक बात और हो गया कि जितने भी हार्मोनिक्स है जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स है वो तो ओवरटोन्स है, लेकिन जो ओवरटोन्स है जैसे फॉर एग्जांपल 1.33 वो हार्मोनिक नहीं है। ये हार्मोनिक कौन होता है? जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो 1.33 इंटीग्रल मल्टीपल है क्या? नहीं है। जैसे मतलब ये वाला ओवरटोन है वो हार्मोनिक नहीं है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी हार्मोनिक्स है वो ओवरटोन्स है, लेकिन जितने भी ओवरटोन्स है वो हार्मोनिक्स नहीं है। हार्मोनिक्स चूंकि इंटीग्रल मल्टीपल है, they always give you pleasant sound. Overtones इंटीग्रल मल्टीपल्स नहीं है, they may not give you pleasant sound. तो जब आप दम दम करेंगे तो हमेशा आपको प्लेजेंट साउंड मिलेगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। कभी कभी कान फोड़ो आवाज मिल सकती है। तो मेरा कहना मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा भी देखो डिस्टिंग्विश पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1, हार्मोनिक्स आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. Overtones are not necessarily integral multiples of fundamental frequency. First harmonic is same as fundamental frequency. First overtone is the next possible frequency after fundamental frequency. All harmonics are overtones. All overtones are not necessarily harmonics. All harmonics may or may not be present. All overtones present in any sound. Harmonics give pleasant sound, जो कान में अच्छा लगता है, and overtones may or may not give pleasant sound. May or may not give pleasant sound. I hope you got it. तो ये था आपका distinguish point between the harmonics and overtones. I hope you got it. पक्का? Now please. अभी चल गए हैं pipes closed at one end and open at another end. तो हम आपको एक और चिंटू सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर दीजिए, बाद में आप दीजिए। आपके मोबाइल डेटा है, अपना जो मोबाइल सेल फोन है आपका, उस पे जो डायल पैड है उस पे नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने जो भी है आप उन सबको मल्टीप्लाई करो और कैन यू टेल मी उन सब का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा। सोचो, अगर आप इंटेलिजेंट है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और नहीं है तो यू मे टेक a large amount of time also. So try to find what is the multiplication of numbers on the dial pad of mobile phone. आप सोचिए और मुझे उसका आंसर दीजिए। I hope you got it. अब चलते हैं। Pipe close at one end. आप एक पाइप ले लो, एक ड्रम ले लो छोटा सा, या ऐसा करो कि take a test tube. I mean take you can say test tube भी चलेगा। ऐसा सपोज यू टेक a cylindrical hollow metallic सिलेंडर लो और उसको पानी के अंदर आप डिप कर दो। तो जब आप पानी में डिप करेंगे तो क्या होगा कि वन एंड विल गेट क्लोज एंड देयरफॉर एक एंड क्लोज है जो पानी के अंदर है और दूसरा ओपन है, उसको बोलेंगे क्लोज्ड पाइप। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड पाइप। आई होप यू गॉट इट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्लोज्ड पाइप? व्हेन, अच्छा, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव होता है। एयर के अंदर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, जबकि स्ट्रिंग में क्या होता है? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। वो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। सो क्या करेंगे? यू टेक ट्यूनिंग फोर्क एंड वाइब्रेट एट द माउथ ऑफ दिस सिलेंडर। आप सिलेंडर के माउथ पे उसको वाइब्रेट करो और उसको रखो। एयर कॉलम विल सेट इनटू वाइब्रेशंस। Air column will set into vibrations. When the incident wave and the reflected wave interfere, then longitudinal stationary wave is formed. Then longitudinal stationary wave is formed. Always node is formed at the close end. क्योंकि close end में particles are not free to oscillate. याद करो, particles are not free to oscillate and therefore close end पे आपको हमेशा नोड मिलेगा और ओपन एंड पे आपको हमेशा एंटी नोड मिलेगा। I repeat, at the close end you will get the node and open end you always will get anti node. तो याद रखना, close pipe में हमेशा close end पे नोड मिलेगा, एंटी नोड पे, ओपन एंड पे आपको एंटी नोड मिलेगा।
So when a tuning fork is vibrated at the mouth of this pipe, closed pipe, air column is set into vibration. When incident wave and reflected wave interfere each other, then longitudinal stationary wave is formed. Always node is formed at the closed end and antinode is formed at the open end. यहाँ पे आपको मिलेगा एंटीनोड और यहाँ पे आपको मिलेगा नोड. आई होप यू गॉट इट. नाउ सी यहाँ पे एयर कॉलम ऐसा वाइब्रेट कर रहा है. नाउ v equal to f lambda. v is the velocity, f is the frequency, lambda is the wavelength. So v equal to f lambda, therefore f is equal to v by lambda. Say equation number 1. अभी देखो, in first mode of vibration, one node and one antinode is formed. One node and one antinode is formed. अच्छा, ये क्या आपका नोड है और ये एंटीनोड है. अच्छा, मान लो f1 be the frequency of vibration, lambda be the wavelength, and the f1 is equal to v by lambda 1. Equation number 2. But L is equal to lambda 1 by 4. ये नोड है, ये एंटीनोड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगी आपको नोड टू एंटीनोड याद करो, lambda 1 by 4. So L is equal to lambda 1 by 4. Therefore lambda 1 is equal to 4L. lambda 1 equal to 4L. अभी ये lambda 1 आप सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 2 के अंदर. So we can say lambda 1 is 4L. Therefore f1 equal to v by lambda 1. Lambda 1 is 4L. This is called as fundamental frequency of vibrating string. आप याद रखें, सॉरी क्लोज पाइप. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार पूछूंगा बाद में. ये सेकंड मोड है. अच्छा, इसका नाम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऑल्सो नेम्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक. सेकेंड मोड के अंदर टू नोड्स, ये भी नोड है, ये भी नोड है, टू नोड्स एंड टू एंटी नोड्स आर ऑब्टेन्ड. इज दैट क्लियर? लेट f2 be the frequency and lambda 2 be the wavelength. So v equal to f2 lambda 2, f2 will be equal to v by lambda 2. तो लेकिन L का वैल्यू कितना दिया आपको? ये नोड टू नोड लैम्बडा बाई 2, नोड टू एंटीनोड लैम्बडा बाई 4, आधा और एक पौना, सॉरी आधा और पाव पौना 3 by 4 lambda 2. I hope you got it. So लेंथ क्या हुआ 3 by 4 lambda 2. So lambda 2 will be क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4L by 3. ये lambda 2 आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो. So f2 is equal to v upon 4L by 3. This 3 will go up, 3 will go up. Therefore f2 equal to 3 times v by 4L. ये 3 times है, इसका इसलिए नाम है थर्ड हार्मोनिक. Because harmonics are integral multiples of fundamental frequency. It's called as third harmonic और first overtone. क्योंकि fundamental के बाद में जो भी रहेगा उसका नाम क्या है? First overtone. First overtone और also named as third harmonic. अच्छा, अब देखो लेंथ वाले में ये नोड टू नोड lambda by 2, नोड टू नोड lambda by 2, आधा आधा एक, और ये lambda by 4, नोड टू एंटी नोड lambda by 4. तो एक और पाव सवा, मतलब 5 by 4 lambda 3, आधा और आधा एक, 1 plus 1 by 4, 5 by 4. इज दैट क्लियर? तो याद रखना इसका लेंथ क्या होगा 5 by 4 lambda 3. सो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? इन द थर्ड मोड लेट f3 be the frequency, lambda 3 be the wavelength. So f3 is equal to v by lambda 3, equation number 9. But L is equal to 5 by 4 lambda 3. L equal to 5 by 4 lambda 3. So lambda 3 will be cross multiply 4L by 5. So equation number 10. Then from 9 and 10, f3 will be v by lambda 3. What's lambda 3? 4L by 5. 5 जाएगा ऊपर, 5 times v by 4L. चूंकि ये 5 times v by 4L है, इसलिए इसका नाम है फिफ्थ हार्मोनिक. क्योंकि v by 4L क्या होता है? It is fundamental f1. So f3 equal to 5f1. This is called as 5 times है, इसलिए इसका नाम है फिफ्थ हार्मोनिक. ऑल्सो नेम्ड एज सेकंड ओवरटोन, क्योंकि पहले फंडामेंटल था, फिर फर्स्ट ओवरटोन, और इसका नाम है सेकंड ओवरटोन. अब इंपॉर्टेंट थिंग, फंडामेंटल v by 4L, फर्स्ट ओवरटोन 3 times, फर्स्ट ओवरटोन 3 times याद रखना. सेकंड ओवरटोन 5 times, सेकंड ओवरटोन 5 times, फर्स्ट ओवरटोन 3 times. एक का 3 कैसे बनेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 प्लस 1 3. अगर सेकंड ओवरटोन रहेगा तो 5 कैसे बना? 2 into 2 4, 4 plus 1 5. So it is 5 times. तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 से मल्टीप्लाई करने का और एक ऐड करने का, तो आपको ये v by 4 साथ में मल्टीप्लाई करने का. सो 10th ओवरटोन 2 into 10 20 plus 1 21 times v by 4L. 15th ओवरटोन 15 2 into 15 30 plus 1 31 by 4L. I hope you got it. इसको बोलेंगे ओवरटोन.
आपको समझा? फर्स्ट ओवरटोन 3 टाइम्स, 2p + 1 3। सेकंड ओवरटोन 5 टाइम्स, 2 से 5 कैसे मिलेगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 + 1 5। थर्ड ओवरटोन 7 टाइम्स, थर्ड ओवरटोन 7 टाइम्स, थर्ड का 7 कैसे मिलेगा? 3 2 जा 6 + 1 7, सो 7 टाइम्स v/4l। अब मोड कैसे मिलेगा? फर्स्ट मोड फंडामेंटल है, फर्स्ट मोड फंडामेंटल है। पहले देखा आपने, फर्स्ट मोड जो है वो क्या है? फंडामेंटल। लुक एट दिस पार्ट। अगर मैंने बोला फर्स्ट मोड तो ये था आपका, देखो फंडामेंटल, ये फर्स्ट मोड है 1। तो एक से एक कैसे मिलेगा? 2 से मल्टीप्लाई करो और एक माइनस कर दो, तो 2 1 जा 2 -1 1। फिर सेकेंड मोड थर्ड हार्मोनिक है, 2 का 3 कैसे मिलेगा? 2 2 जा 4 -1 3। थर्ड का 5 कैसे मिलेगा? 3 2 जा 6, थर्ड मोड के अंदर फिफ्थ हार्मोनिक है। थर्ड मोड 3 2 जा 6 -1 5। आई होप यू गॉट इट। सो पीथ मोड 2p - 1, पीथ मोड क्या लगेगा? 2p - 1 into v/4l। आई होप यू गॉट इट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर ओनली। सी यू सून, बाय बाय।